हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर पीरियोडिक टेबल में बात की थी अबाउट किसके बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और कैसे वो इफेक्ट डालती है आपका पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, हमने साइज का फैक्टर देखा और आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पेनिट्रेशन का इफेक्ट देखा। ठीक है, और इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये भी हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका ट्रेंड कैसा होता है पीरियोडिक टेबल में। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, वहीं अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज़ इंक्रीज होती है और आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वहीं से आज हम और स्टार्ट करते हैं और एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आई के ऊपर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर IE1 and IE2 for oxygen and nitrogen। हमने आयोनेशन एनर्जी का ऑर्डर तो हमने देख लिया है। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है IE1 और IE2 को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के लिए। देखिए कैसे करते हैं अपन। ऑक्सीजन ये आपका नाइट्रोजन। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p4, ये होता है आपका 1s2 2s2 2p3। अगर हमें कंपेयर करना है IE1, ठीक है, और हमें कंपेयर करना है IE2। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए IE1 की अगर हम बात करें तो इसमें से हाफ फील्ड ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, तो मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो IE1 की अगर हम बात करें तो IE1 किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की। क्लियर है। IE2 अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ क्या हो जाता है, 2p3। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाता है 2p2 एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। IE1 तो हमने देख लिया। IE2 क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हमें एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। ठीक है, अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो यहाँ निकलेगा ऑक्सीजन में 2p3 से और यहाँ निकलेगा आपके 2p2 से। अब ये हो गया आपका हाफ फील्ड और ये हो गया आपका पार्शियली फील्ड। अगर ये हाफ फील्ड हो गया ऑक्सीजन आपका IE2 के लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब IE2 जो होगी आपकी वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, कंपेयर IE1 एंड IE2 फॉर क्रोमियम एंड मैग्नीज। क्रोमियम 24 है और मैग्नीज 25 है। ठीक है, दोनों के लिए आप ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रोमियम ये आपका मैग्नीज। क्लियर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन तक तो सेम होता है। ठीक है, फिर होता है आपका 3d5 4s1। ठीक है, मैग्नीज का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d5 4s2। क्लियर है। हम कंपेयर करें IE1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ स्टेट से निकल रहा है S1 से, यहाँ पे निकल रहा है S2 से जो आपका फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, यहाँ से एनर्जी क्या, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये आपका फुल फील्ड है। तो फर्स्ट जो IE होगी वो किसकी मैक्सिमम होगी, आपकी Mn की। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, ये बचा आपका 3d5। ठीक है, क्योंकि 4s तो जीरो हो गया, ये बचा आपका 3d5 4s1। अब ये हो गया आपका हाफ फील्ड। ठीक है, जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एस में से, वो भी फोर्थ सेल से, और इसमें से निकलेगा थर्ड सेल से। एक तो ये हाफ फील्ड है, पहली बात तो ये। दूसरा थर्ड सेल है जो आपके न्यूक्लियस की और ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए
अगर ये नज़दीक है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब इसकी आई क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम Ie2 की बात करें तो क्रोमियम की क्या होगी, ज़्यादा, किससे, मैग्नीज से, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहता है आपके Ie1 और Ie2 में, ठीक है ना। कभी कभी Ie1 और Ie2 का कंपैरिजन भी करवा लेता है, नॉर्मल तो Ie का ही करवाता है, बट कभी कभी Ie1 और Ie2 का भी करवा ले, ठीक है। हो सकता है कभी Ie3 का भी कंपेयर करवा ले। तो Ie3 में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये 3d4 हो जाएगा और ये 3d5 हो जाएगा। अब ये हाफ फील्ड हो गया Ie3 के लिए, तो Ie3 की वैल्यू इसके लिए ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब भाई आपको Ie1 Ie2 Ie3 ऐसे दिया जाए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कंपेयर करना है कि Ie1 के लिए क्या है और Ie2 के लिए क्या है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ये तो क्या थी, कंपैरिजन था। कभी कभी वो क्या करता है, थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे देता है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, Ie1 Ie2 and Ie3 of an element is 450, 700 and 1600 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक एलिमेंट है जिसके लिए आपको Ie1 Ie2 और Ie3 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एलिमेंट। वो जो आपका एलिमेंट है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे जो आखिरी शेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपके आयोनेशन एनर्जी में आपके सबसे लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसी में से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है ना। तो मतलब वैलेंस शेल से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट, वो आपको फाइंड आउट करना, आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। आप ट्राई भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको पहली चीज़ तो ये देखनी है कि हमें पता है कि जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता है साइज छोटी होती है, ठीक है। साइज छोटी होने की वजह से आयोनेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो Ie1 की वैल्यू 450 है, ठीक है। Ie2 की वैल्यू 700 है, मतलब उससे थोड़ी सी बड़ी। और Ie3 की वैल्यू आप देखोगे तो 1600 होगी। मतलब आप देखोगे Ie2 और Ie3 में जो डिफरेंस है, पहला इलेक्ट्रॉन निकला उसमें 250 का डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकला आपका, ठीक है, 700 से आपका 1600 में पहुंच गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ जाने में आपके नंबर ऑफ शेल डिक्रीज हुए। क्या डिक्रीज हुए, नंबर ऑफ शेल। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट शेल, ये आपका सेकंड शेल और ये आपका थर्ड शेल, ठीक है। ये आपके n=1, ये n=2, n=3, या फिर हम बोलते हैं इसे KLM, ठीक है। अब देखिए मान लो किसी एलिमेंट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, उसके लिए एनर्जी दी आपने Ie1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना NS1, ठीक है। ये Ie1 की वैल्यू कुछ है, ठीक है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकाला, ठीक है, इसलिए इसके लिए आपने एनर्जी दी Ie2, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना NS0, ठीक है। अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ठीक है। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, ठीक है। वो किस में से निकलेगा, वो n-1 में से निकलेगा, क्योंकि n एस में से तो कंप्लीट हो गया, एस में से 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों निकल गए। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा Ie3 जो हमें देनी है, वो किस में से निकलेगा, वो उसके आगे वाले शेल से निकलेगा, मतलब n-1 से निकलेगा। मतलब अगर यहाँ पे एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अंदर तो आपके कुछ ना कुछ फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही सही, ठीक है ना, इनर शेल में।
बाहर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दिया। अब आपको एस तो कंप्लीट हो गया खाली, एस में ऊपर वाले में तो आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, अब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, अंदर वाले से, मतलब n-1 वाले शेल से निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे शेल क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले मान लो ये सेकंड शेल थी, ये थर्ड थी, तो पहले थर्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, अब किससे निकलेगा, सेकंड से निकलेगा। अब और ये जो शेल है आपके न्यूक्लियस के और ज़्यादा पास में है, मतलब जेड इफेक्टिव क्या है, और ज़्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकलना है तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा ही देनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो हम नॉर्मल देते थे, नॉर्मल आप देखोगे तो 450 फिर 700, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते, 3 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट निकलता उसके लिए 450 मान लो, सेकंड निकलता 700, थर्ड निकलता उसके लिए मान लो हो जाती 900, ठीक है, या 1000 हो जाती। लेकिन उसके बाद अगर फोर्थ निकलता, फोर्थ अंदर से निकलता, तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है आपके 2000 से ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका शेल चेंज हो गया है, तब सेम सेल से नहीं निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले सेल से निकल रहे हैं, अट्रैक्शन क्या हो गया न्यूक्लियस का और ज़्यादा है, तो आपको एनर्जी और ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मोरल क्या है इस समरी का, कहानी का, कि जब भी आपको वेरिएशन दिखे आयनेशन एनर्जी में, डबल से भी ज़्यादा का वेरिएशन दिखे, ठीक है ना, तब आप समझ लो कि वहाँ पे नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब वहाँ पे शेल चेंज हो रही है। सेम एक ही रीज़न होता है इसका, जब भी आपके आई की वैल्यू बढ़ती है तब आपके नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तभी आपके आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, नॉर्मल नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 450, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए आपका 700 और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको देनी पड़ रही है 1600। इसका मतलब उसके एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट निकल गया फिर सेकंड निकल गया, थर्ड निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, इसीलिए उसके वैलेंस शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कभी कभी ग्रुप भी पूछ लिया जाता है इसका, तो ग्रुप क्या होगा, NS2 सेकंड ग्रुप होगा, क्योंकि सेकंड ग्रुप में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2, ठीक है ना। तो कभी कभी ग्रुप भी पूछ लेते हैं, तो ग्रुप क्या होगा आपका, सेकंड होगा, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एज देयर इज ह्यूज डिफरेंस in IE2 and IE3, so there is a change or there is a decrease in शेल नंबर, शेल नंबर में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है 3 वैल्यू दे दे, 700 900 दे दे और बाद में आपको 2000 दे दे, तो मतलब वहाँ पे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। हो सकता है पहले 450 दे दे, बाद में आपको 1200 दे दे, ठीक है ना, मतलब उससे डबल या 3 गुनी, तो मतलब आपके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप के बनाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जब भी वेरिएशन डबल से ज़्यादा को समझ लो वहाँ पे शेल आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा आपको ये, इसको नोट कीजिए आप, फिर हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर, या फिर अपने दूसरा जो टॉपिक है फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम देखते हैं और आपके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, या मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी के हम कैसे कैसे केटायन और एनायन के लिए भी आयोनाइजेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो ऑर्डर भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि अगर आपका केटायन और एनायन में आपको कंपैरिजन करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, हायर इज द चार्ज ऑन केटायन, हायर इज द चार्ज ऑन केटायन, केटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसकी साइज क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा कम होती है। अगर उतनी ही ज़्यादा कम होगी साइज तो आपको आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है ना। हायर इज द चार्ज ऑन केटायन, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन के ऊपर जितना चार्ज बढ़ेगा उसकी आयनेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे हम कंपैरिजन करें आपका Mn2+, Mn3+, Mn4+ और Mn5+ या फिर Mn आपका 6+ ले लीजिए। ठीक है, यहाँ अगर हम कंपैरिजन करें साइज़ का ऑर्डर देखो आप, साइज़ क्या है, सबसे छोटी Mn+6 की है, +6 की साइज़ क्या है, सबसे कम है। इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, Mn+6 के लिए। यहाँ से भी आप देख सकते हो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन के ऊपर जितना चार्ज बढ़ेगा आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर Mn5+, 4+, 3+ एंड 2+। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट आप लिखिए, हम लिखते हैं एनायन के लिए। तो एनायन के लिए उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एनायन पे चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना, इसलिए आपका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। हायर इज द चार्ज ऑन एनायन, हायर इज द चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, लेसर विल बी क्या होगा, द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई, आपके आई की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, हम कह सकते हैं आयनेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए O-, एक O ले लीजिए, एक O- ले लीजिए, एक O2- ले लीजिए। ठीक है, साइज सबसे बड़ी किसकी है, O2- की, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही इजी है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम इसके लिए, और फिर आपका मैक्सिमम होगी ऑक्सीजन के लिए। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही आई की वैल्यू आपके कम होगी। ठीक है ना, नाइट्रोजन के लिए ले लीजिए N-, N2-, N3-। ठीक है, क्या होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर, साइज सबसे बड़ी, आई सबसे कम। क्लियर है, इसे नोट कीजिए। फिर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, इसी के ऊपर एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं यहीं पे। ठीक है ना, कि अगर आपका एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी आयनेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ये हम कंपेयर करते हैं जब आपके एलिमेंट डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे हमने कंपेयर किया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, दोनों आपके एलिमेंट क्या थे, डिफरेंट थे, तब वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। बट मान लो अगर आपके सेम एलिमेंट हो जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना है। ठीक है ना, आप नोट डाल के लिख भी सकते हो, फॉर सेम एलिमेंट, ठीक है ना, फॉर सेम एलिमेंट concept of half filled and fully filled will not be used for ionization energy। ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन हम बात करें N+ और एक N3- की बात करें, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो 1s2 2s2 2p3 आएगा। ठीक है, N+ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2p2, N3- मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 2p6। ठीक है, ये है हाफ फील्ड, ये है फुल्ली फील्ड और ये है आपका पार्शियली फील्ड। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ऐसे नहीं करेंगे कि N3- की आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, नहीं। ठीक है ना, फॉर सेम एलिमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड विल नॉट बी यूज फॉर आयनेशन एनर्जी। ठीक है, आपको किससे जाना है, चार्ज के फैक्टर से। ठीक है, चार्ज मैंने आपको बताया एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। N3- की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी।
और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो N प्लस की क्या होगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है, और बीच में आपका आएगा न्यूट्रल, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी चीज़ को कि अगर आपका सेम एलिमेंट है, ठीक है ना, सेम एलिमेंट है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, ठीक है, वो नेगेटिव या एनायन की सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम होगी एनायन की, ठीक है। उसके बाद होगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल की, और सबसे मैक्सिमम होगी किसकी, आपकी केटायन की, ठीक है ना। ये चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड का कॉन्सेप्ट अपने को जब डिफरेंट एलिमेंट्स में कंपैरिजन करना हो तब लगाना है, ठीक है। सेम एलिमेंट हो तो हमें केवल चार्ज से उसको कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो अपने नॉर्मल ट्रेंड हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की, ठीक है ना, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, ठीक है ना, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके कौन कौन से एक्सेप्शंस आते हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी ऑर्डर्स हैं सब आपको प्रैक्टिस के थ्रू याद होंगे, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस किए आपको याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। ये रटने की चीज़ें नहीं है, ये समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, ठीक है ना, बट कॉन्सेप्ट काम में आता है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके एक्सेप्शंस, ठीक है। जो भी आपके एक्सेप्शंस हैं, फर्स्ट है इसमें आपका दैट इज बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में आपने देखा था साइज में भी आपका एक्सेप्शन था, ठीक है। सेम आपका एक्सेप्शन आपको मिल रहा है किसमें, आयनेशन एनर्जी में, ठीक है। देखिए बोरोन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपके, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ठीक है। नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो साइज इंक्रीज होती है, साइज क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज होती है। नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, मतलब आयनेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी, डिक्रीज होनी चाहिए। ये होना चाहिए आपका नॉर्मल ट्रेंड, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मतलब होना क्या चाहिए, बोरोन की सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपके गैलियम, फिर आपके इंडियम और फिर आपके थेलियम। ये नॉर्मल ऑर्डर होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शंस आ जाते हैं। कहाँ पे, दो जगह। ये होता है आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आता है आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से आपके साइज में वेरिएशन आता है, ठीक है, साइज डिक्रीज हो जाती है। यहाँ आता है आपका थेलियम पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ दो जगह पे आपके वेरिएशन आता है, और इसका जो ऑर्डर होता है, ठीक है ना, हम एक ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये आपकी आयोनेशन एनर्जी है और ये आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है जिगजैग टाइप का होता है, इस टाइप का। सबसे ऊपर आपका होता है आपका बोरोन, ठीक है, उसके बाद नीचे आता है आपका एल्यूमिनियम, फिर आता है आपका गैलियम, गैलियम का फिर बढ़ जाता है आयनेशन एनर्जी, क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज हो जाती है, तो आपका गैलियम की आयनेशन एनर्जी बढ़ जाती है। फिर आता है आपका वापस इंडियम, इसकी आयनेशन एनर्जी और कम हो जाती है। और फिर आपके यहाँ आता है लास्ट में थेलियम, ठीक है, इसकी आयनेशन एनर्जी आपके गैलियम से भी ज़्यादा होती है, थेलियम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है। तो ये ऑर्डर रहता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मतलब बोरोन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद आती है आपकी थेलियम, ठीक है, आयनेशन एनर्जी। ये ऑर्डर हमें देखना है, फर्स्ट बोरोन, फिर थेलियम, फिर आता है आपका गैलियम, ये आपका थर्ड नंबर पे गैलियम, फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, और उसके बाद आता है आपका इंडियम, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप एक फ़ोन नंबर की तरह भी याद रख सकते हो या एक कोड की तरह याद रख सकते हो, दैट इज 1 किसके लिए, आपका बोरोन के लिए, थेलियम में 5 1 5, गैलियम में आपका 1 2 3 3, एल्यूमिनियम 2 और इंडियम 4। तो
तो आप 15324 इस नंबर को याद रख सकते हो ताकि आप इस ऑर्डर को याद रख सको। ठीक है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। रीजन, दो रीजन है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपको एक और वेरिएशन बताता हूँ। एक और अगर हम एक्सेप्शन देखें, इसको नोट कर लिया आपने, देखिए। अब अगर हम एक और एक्सेप्शन देखें, देखिए एक्सेप्शंस रहते हैं ना जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है इनको। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड एक्सेप्शन, वो हम बात करते हैं आपके कार्बन फैमिली में। किसमें? कार्बन फैमिली में। इसमें ज़्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं है, केवल लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन का वेरिएशन आता है। ठीक है ना, कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं आपके पास? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो यहाँ पे आपके आ जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर आपको पता है साइज इंक्रीज होती है, आयोनेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो कार्बन की सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन की, फिर आपके जर्मेनियम की। ठीक है, यहाँ पे साइज छोटी हो जाती है लेड की, इसलिए इसकी आयोनेशन एनर्जी बढ़ जाती है। पीबी पहले आ जाएगा और आपका टिन बाद में चला जाएगा। ठीक है ना, वही रीजन आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये है आपका सेकंड एक्सेप्शन। थर्ड एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, वो आता है आपका डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक में आपको पता है साइज में भी वेरिएशन होता है। ठीक है, इसलिए आपका आयोनेशन एनर्जी में भी वेरिएशन है। ठीक है ना, साइज में भी आपने देखा था कि पहले घट रही थी, फिर बराबर हो रही थी, फिर इंक्रीज हो रही थी। ठीक है ना, इरेगुलर ट्रेंड था, टॉप टू बॉटम में भी आपके और लेफ्ट टू राइट में भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आपका इरेगुलर ऑर्डर रहेगा, क्योंकि लेंथेन जो फर्स्ट आपका ब्लॉक है, जो फर्स्ट ग्रुप है, दैट इज G3। उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपके पास? स्कैंडियम, यूट्रियम और लेंथेनम। वहाँ पे कोई ऑर्डर में चेंज नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ से के बाद में लेंथेनॉइड एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ तो आपका नॉर्मल ट्रेंड रहता है 3D से 4D और 4D से 5D में। जब आप जाते हो ऊपर से नीचे, साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है, इसलिए आयोनेशन एनर्जी कम होगी। तो आपके 3D की जो आयोनेशन एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, फिर 4D की और फिर 5D की, क्योंकि 5D की साइज क्या है? सबसे बड़ी है। ठीक है, अगर साइज सबसे बड़ी तो आयोनेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रुप 3 के अलावा, ग्रुप आप ले लीजिए 4, 5, 6 और 10। ठीक है ना, इनको ऐसा करते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं। 3D की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है ना, वो आपके लिए सही रहेगा। 5D की सबसे कम, देन आपका 4D, और 3D की आपकी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको जमाते हैं। ठीक है, आयोनेशन एनर्जी को। डी की साइज क्या है? सबसे कम है। ठीक है, इसलिए इसकी आयोनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। D4, 5, 6 आपका ग्रुप 4, 5, 6 और 10 के लिए अगर हम बात करें तो 5D की सबसे मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 3D और फिर आता है आपका 4D। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें ग्रुप में 7, 8, 9, 11 और 12 की, ठीक है ना, डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इनके लिए आपके वही 5D की तो मैक्सिमम होगी। ठीक है, पर उसके बाद आ जाता है आपका 3D और उसके बाद आ जाता है 4D। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर है आपको जो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इरेगुलर वेरिएशन आता है, आपको पता है डी ब्लॉक में साइज में भी आपका इरेगुलर वेरिएशन था, और आपका यहाँ पे भी आपका क्या है? इरेगुलर वेरिएशन है, जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इसमें से। ठीक है, रीजन वही सेम आपका लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5D की क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका वेरिएशन आते हैं आपके फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक्सेप्शन है जो आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं आपके आयोनेशन एनर्जी की, कि आयोनेशन एनर्जी हमने सीख तो ली। ठीक है, उससे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, उनकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है। ठीक है, आयोनेशन एनर्जी की। ठीक है, तो आप नोट कीजिए एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कि हम उससे क्या क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम पता कर सकते हैं आपका एक तो बेसिक नेचर। ठीक है, या फिर हम मेटेलिक कैरेक्टर,
मेटेलिक कैरेक्टर, या फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, देखिए मेटल्स का काम क्या होता है, मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है ना, तुरंत वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, ठीक है। अगर वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उनका मेटेलिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। और वही होती है उनकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, मतलब वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दो टेंडेंसी होती है आपकी, ठीक है ना। ये आप नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपके रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। अभी आप केवल ध्यान रख लीजिए इसको, नाम को। और बेसिक नेचर, मेटल्स जो होती हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में होते हैं आपके बेसिक, जैसे सोडियम मेटल है, उसका आप हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, दैट इज NaOH, नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है ना। तो हम बेसिक नेचर या मेटेलिक कैरेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी तीनों हम डिफाइन कर सकते हैं किससे, आयोनेशन एनर्जी से। जो आपका बेसिक नेचर है, ठीक है, बेसिक नेचर, या फिर आपका मेटेलिक कैरेक्टर, या फिर आपका ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं आपके आयोनेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, आयोनेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मतलब जिस एलिमेंट की आयोनेशन एनर्जी जितनी कम होगी उसकी मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब आयोनेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही कम। आयोनेशन एनर्जी जितनी कम होगी, आयोनेशन एनर्जी कम किसके लिए होती है, जिसकी साइज क्या हो, बड़ी हो, ठीक है ना। ऊपर से नीचे जाने पर आपकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, आयोनेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर आयोनेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी है और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है। कोई एक एलिमेंट है जिसको आपने थोड़ी सी हल्की सी एनर्जी दी और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। और एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब आपका इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलेगा। मतलब आई अगर आपकी कम है, इसका मतलब आपको कम एनर्जी देनी है, ठीक है। कम एनर्जी देते ही आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ, अच्छा हुआ। तो जितनी आई की वैल्यू कम होगी उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उतना ही आपका बेसिक नेचर और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। आपको पता होगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो कि जो मेटेलिक होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक्स होते हैं, ठीक है। जबकि आपके जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, वो आपके नेचर में होते हैं एसिडिक, ठीक है ना। ये चीज़ें जो ध्यान रखनी, ठीक है। इसके अलावा कि मेटल के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो भी आपके नेचर में बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे नॉन मेटल है आपका कार्बन, कार्बन का ऑक्साइड आप देखोगे CO2, नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। सोडियम मेटल है, उसका अगर आप हाइड्रोक्साइड देखोगे NaOH, कैसा होता है नेचर में, बेसिक होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, मेटल आपके बेसिक नेचर का होता है और आपका नॉन मेटल आपके एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपके आई से। इसके अलावा आप ऑक्साइड का नेचर भी पता कर सकते हो, ठीक है ना। नेचर बेसिक ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, आप ऑक्साइड्स का नेचर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वो क्या होता है, बिल्कुल वो भी यही होता है आपका ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एलिमेंट। या हम कह सकते हैं बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, आप लिखिए करेक्ट, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है ना। हम अगर बेसिक नेचर की बात करें ऑक्साइड की, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं किससे, आयोनेशन एनर्जी से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लीजिए Na2O, ठीक है, K2O और CS2O, ठीक है। इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में या फिर आपके बेसिक नेचर के ऑर्डर में, ठीक है। जिसकी आयनेशन एनर्जी कम होगी उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। आयनेशन एनर्जी सबसे कम किसकी, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है। आयनेशन एनर्जी किसकी सबसे कम है, सीजियम की। तो इसकी
बेसिक नेचर क्या होगा, सबसे अधिक, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा आपका बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। आई सबसे कम, बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा, ठीक है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो Li2O, इसके बाद आप ले लीजिए BeO, B2O3, फिर आप ले लीजिए CO2, फिर आप ले लीजिए N2O5। इनको आपको एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक नेचर के ऑर्डर में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जमाना है, एसिडिक नेचर के ऑर्डर में, ठीक है ना। तो क्या होगा, वही जो हमने देखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपकी आई क्या हो रही है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, आई बढ़ती है, ठीक है। आई बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। और अगर आई बढ़ेगी तो आपके बेसिक नेचर क्या होगा, कम होगा, मतलब एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो N2O5 का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, फिर CO2, फिर B2O3, फिर BeO, और लास्ट में आपका Li2O, ठीक है ना। तो वो आपको एसिडिक नेचर भी पूछ सकता है और बेसिक नेचर भी पूछ सकता है। बेसिक नेचर का ऑर्डर ये है, इससे निकाल लो, और एसिडिक ऑर्डर का उसका जस्ट अपोजिट कर लो, ठीक है। जिसकी आई कम होगी उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। आई सबसे कम किसकी होती है, आपके लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आपके आई क्या होती है, साइज कम होती है, आई बढ़ती है। N2O5 की आई सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसका बेसिक नेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। अगर बेसिक नेचर सबसे कम हुआ तो एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपको एसिडिक ऑर्डर पूछा है, तो N2O5, CO2, B2O3, BE और Li2O, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो आपके आई के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। इस चैप्टर में भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, ठीक है ना, आपकी पीछे की चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि चीज़ें आपकी रिपीट होने लग गई अभी, जेड इफेक्टिव, साइज का ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है ना। तो आपको कंटिन्यू जब वो रिपीट होगी ना तो आपको और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की किसके बारे में, सबसे पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हमने बात की आयनाइजेशन एनर्जी चार्ज के ऊपर, केटायन और एनायन दोनों के लिए कैसे हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक्सेप्शंस क्या होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन होता है, कार्बन में होता है, और डी ब्लॉक में एक्सेप्शन होता है, वो सब हमने देखे। उसके बाद हमने देखी आपके एप्लीकेशंस किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। आप आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। अपना आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, साइज का ऑर्डर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। जब तक आप रिपीट नहीं करोगे, खुद से लिख के सोल्व नहीं करोगे, तब तक आपको थोड़ी दिक्कतें आएगी, ठीक है ना। तो एक बार लेक्चर कंप्लीट होने के बाद दोबारा आप रिवाइज कीजिए, ठीक है ना, तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी और आसानी से आगे भी यूज़ में आएगी, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके थ्रू आउट यूज़ में आती ही रहेगी, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपको एकदम चीज़ें अच्छी तरीके से याद होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर और स्टार्ट करते हैं एक नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।